Hello students, we are going to start class 8th chapter 1st crop and management subject science NCERT. Today's in this chapter we are going to start the point irrigation. इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक मेथड होता है इरिगेशन। प्रैक्टिस का एक टर्म होता है इरिगेशन। इस इरिगेशन टर्म्स के अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं इसमें, तो देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो फार्मर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम वाटर को सप्लाई करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर। वाटर टाइम टू टाइम जो वाटर सप्लाई की जाती है अपनी क्रॉप्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, हम इरिगेशन बोलते हैं। तो देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स पर जो वाटर की सप्लाई की जाती है क्रॉप्स में, उसको क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। और ये जो इरिगेशन जो फार्मर्स जो इरिगेशन करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर, उसको क्या एडवांटेज होता है, उसका क्या लाभ हो सकता है, उससे क्या प्रॉफिट होता है कि उसको इरिगेशन करना पड़ता है अपनी क्रॉप्स को। तो देखते हैं हम एडवांटेज। तो यू नो वेरी वेल दैट मोस्टली न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर फील्ड सॉइल. These nutrients are not absorbed directly by plants. Then if you supply the water in your field, this water soluble all nutrients, and these nutrients in soluble condition absorbed by plant roots. जब आप सप्लाई करते हो वाटर को अपने फील्ड्स के अंदर, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स फील्ड सॉइल में प्रेजेंट हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को वाटर जो होता है सॉल्युबल कर लेता है अपने अंदर, और सॉल्युबल कंडीशन में प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो अपनी हेल्दी ग्रोथ करती है जो क्रॉप्स होती हैं। तो देखो और क्या हेल्प करता है ये, तो मैं इसकी हेल्प्स देखता हूँ। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए जो प्लांट्स रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। सेकंड, इसका जो एडवांटेज हो सकता है वो क्या हो सकता है, अलोंग विद वाटर रूट्स ऑफ प्लांट्स आल्सो एब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो प्रेजेंट है सॉइल में, और जो फर्टिलाइजर्स आप वहाँ पर फसल में दे रहे हो, उन सभी फर्टिलाइजर्स को और मिनरल्स को जो प्लांट्स रूट्स होती हैं वो सॉल्युबल कंडीशन में एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए वाटर को सप्लाई करना बहुत ही एसेंशियल होता है। वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड के जर्मिनेशन के लिए आपकी जो सॉइल होती है उसके अंदर मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मॉइस्चर के सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसलिए भी फार्मर जो होते हैं वो वाटर को सप्लाई करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स के अंदर, वो आपकी क्रॉप्स को बचाता है किससे, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, यानी कि पाले से बचाता है। सर्दियों में तो पाले से बचाता है, फ्रॉस्ट से वो उसको सेफ करता है। और जो हॉट एयर करंट्स होते हैं, गर्म हवाएं जो चलती हैं, उनका कोई भी डिसएडवांटेज उसको होने वाला है, उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ने वाला है प्लांट के ऊपर, उससे भी ये वाटर उसको बचाता है। ठीक है ना। तो ये एडवांटेजेस हो गए किसके, इरिगेशन के। इसके बाद देखते हैं कि हम इरिगेशन के लिए क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इरिगेशन के लिए 2 टाइप्स के मेथड हैं। कुछ मेथड्स तो ट्रेडिशनल थे और कुछ मेथड आप मॉडर्न एज में यूज किए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे जिनके द्वारा फॉर्मर टाइम में जो हमारे फार्मर्स थे वो इरिगेशन करते थे, वो कौन कौन से मेथड होते हैं, तो देखते हैं इसमें मोट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पुली सिस्टम होता है, और इससे जो वाटर होता है उसको, जो आपका वेल है, कुआं है, कुआं से पानी को ऊपर खींचा जाता है।
चेन सिस्टम के द्वारा भी वाटर को कुओं के अंदर से ही खींचा जाता है। जो वाटर सोर्स होते हैं हमारे ढेकली में जो वाटर को फिल करने के लिए एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर को रोप से बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद ऊपर एक लंबा सा बम्बू लगा देते हैं और उस बम्बू में उसको अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। और जब बम्बू को नीचे किया जाता है तो ढेकली से वो कंटेनर ऊपर उठता है जिसमें वाटर फिल होता है और उसे बाहर खिला देते थे। तो इस तरह का जो मेथड था वो फॉर्मर टाइम में हमारे फार्मर्स यूज़ करते थे। और रेंट इनमें से जो मोस्टली सिस्टम थे वो जो बैल हुआ करते थे, ऑक्सेस जो थे, उनके द्वारा उनकी हेल्प से, जो फार्मर्स थे उनकी हेल्प से वाटर को, जो वाटर सोर्स थे जैसे वेल, उनसे बाहर निकालने का काम करते थे। रेंट जो होता था वो एक लीवर सिस्टम होता था और उस लीवर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि उसमें गोल गोल पहिया घूमता था। ये राउंडेड एक सर्कल होता था, उसके अंदर गोल गोल पहिया घूमता था और उसको घुमाने पर जो वाटर था वो वेल से यानी कि कुएं से बाहर निकलता था। इसके बाद देखते हैं हम, ये इरिगेशन की प्रोसेस हो गई। इरिगेशन के बाद हम देखते हैं कि आप हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स में कुछ प्लांट्स ऐसे ग्रोथ करते हैं जो अनवांटेड होते हैं, और जो अनवांटेड प्लांट ग्रोथ करते हैं वो आपकी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो उनको लॉस करते हैं। क्या लॉस करते हैं कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी सॉइल के अंदर, उन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, फर्टिलाइजर्स को, वो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं और हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी क्रॉप्स के अंदर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। इट मीन्स जो ये अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं इनको हम बीड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बीड्स बोलते हैं इनको। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, तो अपनी क्रॉप्स को आप बीड से किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे? तो देखते हैं बीड्स क्या होते हैं। देखो, दी अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप्स। जो अनडिजायरेबल जो प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं नेचुरली आपकी क्रॉप्स के साथ, उनको वीड्स बोलते हैं। और इन वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? बीडिंग बोलते हैं। बीड्स जो अनडिजायरेबल प्लांट्स आपकी क्रॉप्स के साथ नेचुरली ग्रो कर गए हैं उनको बीड्स बोलेंगे, और इन बीड्स को अगर रिमूव करना है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम बीडिंग। अब अपने जो फील्ड्स होते हैं उन फील्ड से हम बीड्स को किस तरह से रिमूव करें, उनके लिए क्या मेथड यूज़ किया जाए? तो देखो, बीड्स को रिमूव करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो मेथड्स टिलिंग, अपरूटिंग, कटिंग और बीडीसाइड्स। या तो आप जो बीड्स प्लांट होते हैं उनको काट कर अलग कर देते हैं, या फिर जो बीड्स प्लांट होते हैं उनको उखाड़ कर अलग कर देते हैं, उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ बीडीसाइड्स का स्प्रे किया जाता है जिससे बीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस तरह का एक बीडीसाइड्स का यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने नोट किया है, 2,4-D। 2,4-D जो है ये एक बीडीसाइड है, और ये बीडीसाइड जो होता है ये इसका स्प्रे क्रॉप्स में किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपके पास अगर कोई वीट क्रॉप है आपके फील्ड के अंदर, तो उस वीट क्रॉप के अंदर एक बीड्स उगता है बथुआ एक बीड्स होता है, और उस बथुआ को वहाँ से डिस्ट्रॉय करने के लिए या रिमूव करने के लिए आप लोग वहाँ पर 2,4-D का छिड़काव करते हो, स्प्रे करते हो, या फिर उसको हम कट करके, उखाड़ करके, जैसे भी चाहें रिमूव करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है ना। तो ये बीड्स हो गए। बीड्स से हम किस तरह से अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बीड से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो आपकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो लेस अमाउंट में आपको ऑब्टेन होने वाला होता है। क्लियर है ना। इसके बाद देखते हैं कि जब हमारी क्रॉप्स को इरिगेटेड कर दिया हमने, फर्टिलाइज़र उसको दे दिया
और उस बीड से उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स ग्रो करके मैच्योर कंडीशन में पहुंचती हैं। जब हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर्ड होने के बाद हम क्रॉप्स की क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि क्रॉप्स की कटाई करने जाते हैं, फसलों की कटाई करने जाते हैं हम। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग का जो सिंपली मीन्स होता है वो कटिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों को काटना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। और फसलों को आप कब काटते हो, आफ्टर मेच्योर, उनको पकने के बाद, फसलें पकने के बाद हम उनको कटाई करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। जब आप अपनी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो हार्वेस्ट करने के बाद क्या प्रोसेस करना होता है, हमको प्रोसेस करना होता है कि जो हमको ग्रेन्स नीड हैं, जिन ग्रेन्स की हमको आवश्यकता है, जिन दानों की हमको आवश्यकता है, उन दानों को हम चैफ से सेपरेट करते हैं, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद उसकी फसल में से अनाज के दानों को सेपरेट किया जाता है, चैफ से, भूसे से अलग किया जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए आप लोग कई प्रकार के मेथड्स यूज करते हो, मशीन्स यूज करते हैं। तो हम जो हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स यूज करते हैं, जैसे थ्रेसर, कंबाइन मशीन, या आजकल जो मॉडर्न एज में चला है जैसे कटर मशीन जिसको बोलते हैं हम, इन सब का यूज़ करते हैं हम चैफ से ग्रेन्स को रिमूव करने में, सेपरेट करने में इनका यूज़ करते हैं। और विनोइंग, एक मेथड और यहाँ पर लिखा है हमने, विनोइंग का मतलब होता है कि जब हम जो हमारे पास मैच्योर जो क्रॉप है, उस मैच्योर क्रॉप का फॉर्मर टाइम में क्या किया था, उसको कूट लेते थे और कूटने के बाद फिर उसको हम हवा के साथ ऊपर से डालते थे। और हवा के साथ ऊपर से जब डालेंगे तो हवा, जो चैफ के पीसेस होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट इन वेट, और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी इन वेट होते हैं। तो लाइट इन वेट के कारण जो चैफ पीसेस थे वो एयर के साथ सेपरेट होकर पीछे की तरफ गिर जाते थे और जो हैवी ग्रेन्स थे वो नीचे गिरते थे। तो इस तरह से उनको सेपरेट करते थे। तो विनोइंग प्रोसेस हुआ करता था। जब फसलों को हार्वेस्ट किया जाता है, फसलों को हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद फसलें काट ली जाती हैं, काटने के बाद जो फार्मर्स होते हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ती है और वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन जब फसल का होता है तो उसी समय जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें कुछ फेस्टिवल्स मनाने की परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे फसल को जब काटते हैं तो उस टाइम पर पोंगल, बैसाखी, बिहू, होली, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं इनको मनाया जाता है। तो ये खुशी का एक वो होता है फेस्टिवल, क्योंकि किसान उस टाइम पर बहुत खुश होता है और वो फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फसलों को देखकर खुश होते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। जब आपने हार्वेस्टिंग कर लिया और कंप्लीट आपने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया चैफ से, तो इसके बाद अगला जो स्टेप हमारे पास आने वाला है वो स्टेप क्या होता है कि अब हम हमारी जो क्रॉप्स है उसका स्टोरेज कैसे करें। क्रॉप्स को क्या करना होगा, हमको स्टोरेज करना होगा। अगर हम क्रॉप्स का स्टोरेज नहीं करेंगे तो जो भी ग्रेन्स, क्रॉप ग्रेन्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो ग्रेन्स खराब हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो उनको सेफ रखने के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हमको उनको सेफ रखना होता है, तो उनका स्टोरेज ठीक ढंग से करना भी बहुत ही एसेंशियल होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। क्रॉप को किससे बचाना है हमको, मॉइस्चर से। तो जैसे ही आपकी क्रॉप से आपके ग्रेन्स सेपरेट हो गए हैं तो हम उनको सुखाते हैं, उनको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे सनलाइट में उनको डाल दिया तो वो वहाँ पर ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह कोई भी उसके अंदर ना लगे, जिससे हमारी जो क्रॉप ग्रेन्स हैं वो ख़राब हो जाएं, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट करते हैं हम इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से हम प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्ट करने
के लिए ही जो क्रॉप ग्रेन्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोरेज। इट मीन्स जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ड्राइंग ग्रेन्स को, सूखे दानों को, ड्राइंग ग्रेन्स को ही तो स्टोर करते हैं। और किसके अंदर करते हैं, या तो वो जूट बैग का यूज करते हैं, जूट बैग्स जिनको बोरी या कट्टा बोला जाता है, जूट बैग्स का यूज़ करते हैं, या फिर वो मेटालिक बिन्स का उपयोग करते हैं। मेटालिक बिन्स मीन्स जो मेटल से बनी हुई, जो बड़े बड़े पात्र होते हैं ना, कोठी जिनसे बोलते हैं, बड़े बड़े पात्र होते हैं, उनके अंदर हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर इन क्रॉप ग्रेन्स को एक लार्ज स्केल पर स्टोर करना होता है, क्रॉप ग्रेन्स को अगर हमको एक लार्ज स्केल पर स्टोर करना है, जैसे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, उसने अपने गोडाउन बना रखे हैं और उन गोडाउन्स के अंदर इन क्रॉप सीड्स को स्टोरेज किया जाता है ताकि कोई भी इमरजेंसी का टाइम आए तो उस टाइम पर इनका यूज़ किया जा सके। तो लार्ज स्केल पर क्रॉप्स ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए साइलो का यूज़ किया जाता है। साइलो, बड़े बड़े जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको साइलोस बोलते हैं। और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स, यानी कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे सुरक्षित रखने के लिए जो आपके क्रॉप ग्रेन्स हैं उनका स्टोरेज या तो साइलेज में या ग्रेनरीज के द्वारा किया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा है बेटा, इसको चेक करेंगे हम, और इस चेक करने के बाद आप इन मेथड्स को ध्यान से देखिए। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के मेथड्स क्या होते हैं, इरिगेशन का क्या एडवांटेज होता है। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और सीधे सीधे आप इस क्वेश्चंस का ये आंसर है, इरिगेशन से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर आपके सामने ये रखे। बीड से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको इसमें से मिलेगा। हार्वेस्टिंग का ये रहा आपके सामने और स्टोरेज का ये रहा, ठीक है ना। तो आप इनको टॉपिक वाइज इनकी हेडिंग डाल के और इनकी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही इनको चेक कर सकते हैं। ओके।